श्रेया अपने परिवार से बात कर ही रही थी कि तभी एक आवाज आती है, श्रेया जाने मन आ गई तुम। उस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। श्रेया उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके साथ उसके दोनों गार्ड्स भी अंदर आते हैं। उस लड़के ने टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और टी-शर्ट में अपना चश्मा लगाया हुआ था। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रेया तुम आ गई। तुम्हें मालूम है मैं रोज तुम्हें याद करता था। आज मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम आ चुकी हो। देखो जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं तुरंत यहाँ तुमसे मिलने आ गया। कैसी हो मेरी जान? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर गुस्से में बोलती है, रोनित अपनी बकवास बंद कर, समझा? मैं तेरी कोई जानवान नहीं हूँ। रोनित अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लेकर आता है और कहता है, श्रेया जाने मन तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम भूल गई क्या? बचपन में ही हम दोनों के माँ बाप ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। आखिर हम दोनों के बाप एक दूसरे के जिगरी दोस्त जो थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, सब याद है कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, पर उस समय हम दोनों नादान थे। पर अब अकल आ गई है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुमने कभी खुद को देखा है? अपने पापा के पैसों पर ऐश की जिंदगी जीते हो। तुम्हारे पापा तो चले गए और अपने पीछे अपना बड़ा सा बैंक बैलेंस छोड़ गए, जिसके सहारे तुम ये ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अगर कल को तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे तुम कभी भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 2 बार जेल भी जा चुके हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाऊंगी? कभी नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं है। रोनित श्रेया की ये बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका है और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। भले ही तुम इस बात के लिए राजी ना हो, पर यह सच है कि तुम सिर्फ मेरी हो, रोनित कपूर की हो, और मेरे अलावा मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। निशांत ये देखकर गुस्से में बोलता है, ए छोड़ मेरी बहन का हाथ, वरना इतना मारूंगा कि दूसरी बार हाथ पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। चल निकल यहाँ से। रोनित निशांत की आवाज सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर श्रेया का हाथ छोड़कर निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशांत उसे बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रहा था। रोनित मुस्कुराकर उससे बोलता है, साले साहब इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगा, और जब दोबारा आऊंगा ना तो अपनी जान को अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो अपने आंखों में चश्मा लगाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। देवकी जी फिर श्रेया से बोलती है, बेटा जा, तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर ले। श्रेया, ठीक है माँ, जा रही हूँ। आप मेरा फेवरेट खाना बना दीजिए, मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। वहाँ हॉस्टल में आपके हाथों का बना खाना बहुत मिस करती थी। देवकी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तेरी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तू जा और आराम कर। श्रेया फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि तभी उसका मोबाइल बजता है। श्रेया अपने पर्स से मोबाइल निकालती है। उसे रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र का नाम पढ़कर उसके चेहरे पर जो 2 मिनट का सुकून आया था वो भी गायब हो जाता है। श्रेया ना चाहते हुए भी कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से रुद्र की भारी आवाज आती है, पहुंच गई तुम? श्रेया, हाँ पहुंच गई। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, पहुंच गई तो कॉल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। ये क्या जरूरी है कि मैं तुम्हें कॉल करूं? मैंने तुम्हें इतना महंगा मोबाइल किस लिए दिया? ताकि तुम उसका यूज कर सको। तुम पहुंचकर मुझे कॉल कर सकती थी ना, फिर क्यों नहीं किया? श्रेया भी गुस्से में जवाब देती है, मैं पहुंचकर पहले अपने परिवार से मिलूंगी या आपको कॉल करूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगी। अभी अभी फ्री हुई हूँ और मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, तभी आपका कॉल आ गया। रुद्र उसकी ये बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, चुप करो, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं हूँ, बाद में तुम्हारा परिवार। भूलो मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और ये बात आगे से याद रखना। आगे से सबसे पहले तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए, बाद में अपने परिवार के लिए। अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। चलो अब मुझे 50 बार किस करो। रुद्र की ये बात सुनकर श्रेया चौंकते हुए बोलती है, क्या 50 बार किस? रुद्र, हाँ किस करोगी, और तुम्हारे किस की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कॉल रख रही हूँ।
रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे धमकी देते हुए बोलता है, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने अपनी सजा पूरी नहीं की और कॉल कट कर दिया तो फिर तुम दोबारा कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाओगी। मैं अभी अपने आदमियों को तुम्हारे घर पर भेज दूंगा और वो तुम्हें फिर से मेरे पास ले आएंगे, सोच लो। रुद्र श्रेया से बोलता है, तुम मुझे किस करोगी और तुम्हारे किस की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। श्रेया मन ही मन रुद्र को न जाने कितनी गालियां दे चुकी थी। वो ये भी जानती थी कि अगर उसकी बात उसने नहीं सुनी तो रुद्र अभी अपने आदमियों को उसके घर भेज देगा और फिर उसका सीक्रेट उसके परिवार के सामने आ जाएगा। श्रेया अपने माँ, भैया और भाभी को अपनी शादी के बारे में आराम से बताना चाहती थी, पर अब रुद्र की बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। श्रेया फिर धीरे से किस करती है। रुद्र उससे बोलता है, आवाज नहीं आई, अच्छे से किस करो, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। श्रेया फिर उसे किस करती है। इस बार श्रेया के किस करने की आवाज सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया किस किए जा रही थी। श्रेया की आवाज रुद्र के कानों से पहुंचते हुए उसके दिल तक उतर रही थी। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। श्रेया की आवाज थोड़ी देर के बाद आना बंद हो जाती है। रुद्र को जब आवाज आनी बंद हो जाती है तो वो अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज आना बंद क्यों हो गई? क्योंकि 50 बार किस मैंने आपको कर ली है रुद्र जी। रुद्र तो इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला। रुद्र उससे बोलता है, क्या इतनी जल्दी हो गया 50 बार किस? पर मैंने तो गिना ही नहीं था। एक काम करो, तुम फिर से किस करो मुझे श्रेया। श्रेया ये सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रुद्र का मन तो उससे और बात करने का कर रहा था, पर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। श्रेया ये सुनकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। रुद्र अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है जिसमें श्रेया की तस्वीर लगी हुई थी। रुद्र उसकी तस्वीर पर किस करता है और फिर तैयार होने चला जाता है। इधर श्रेया गुस्से में बोलती है, पता नहीं मेरा इससे पीछा कब छूटेगा, ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे तलाक दे दे। पर मैं जो भी कुछ करने का सोचती हूँ तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाता है, उल्टा ये मेरे और करीब आने लगता है। पर बहुत ही जल्द मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा कर ही रहूंगी। ये बोलकर श्रेया भी नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया तैयार होकर बाहर आती है। उसे खाने की खुशबू आ रही थी। श्रेया मुस्कुराकर जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में उसकी माँ देवकी ने उसकी मनपसंद की चीजें बनाई थी, छोले भटूरे, पाव भाजी, नूडल्स, इडली और भी बहुत कुछ। श्रेया अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और खाने की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। देवकी जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, श्रेया तू ना बच्ची की बच्ची ही रहेगी, तू जा बाहर बैठ, मैं भी खाना लगाती हूँ। श्रेया ये सुनकर जल्दी से बाहर चली जाती है और सोफे पर जाकर आराम से बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। श्रेया को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने घर पर आकर, कम से कम यहाँ रुद्र तो नहीं था, इसलिए वो जो मर्जी हो कुछ भी कर सकती थी। वरना रुद्र के मेंशन में तो हर वक्त डर लगता रहता था कि वो कुछ करेगी और रुद्र के नौकर रुद्र से उसकी शिकायत कर देंगे। श्रेया फिर टीवी ऑन करके मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद देवकी जी उसके सामने लगे टेबल पर सारा खाना प्लेट में रख देती है और फिर से किचन में चली जाती है। श्रेया खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। श्रेया को इस तरह से खाता हुआ देखकर निशांत हंसते हुए उससे बोलता है, हे मोटी, आराम से खा, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है। श्रेया निशांत की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है। निशांत वहाँ आ गया था और उसे देखकर हंस रहा था। श्रेया निशांत से बोलती है, भैया मुझे ठीक से खाने दो और ये बार बार मुझे मोटी मत बोला करो, आपको मैं कहाँ से मोटी लगती हूँ। निशांत उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी प्लेट से नूडल्स खाते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या बोलूं, तू ये किस तरह से खाना खा रही है, जैसे पता नहीं तेरा खाना कहाँ गायब हो जाएगा। श्रेया निशांत को घूर कर देखते हुए बोलती है, गायब नहीं हो जाएगा बल्कि आप खा जाओगे। देखो आपको खाना है ना तो आप जाकर किचन में माँ से मांग लो, और खबरदार जो आपने मेरा खाना खाया तो ये सारा मेरे लिए बना है। निशांत, अरे एक चम्मच ही तो खाया था, उसमें इतना क्या भड़क रही है, चल ठीक है खा ले, नहीं खा रहा मैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है और श्रेया के बगल में बैठे हुए बोलती है, श्रेया आज शाम को शॉपिंग करने चलोगी क्या? हाँ भाभी, मैं तो कब से बाहर जाना चाहती हूँ, आजादी की जिंदगी जीना चाहती हूँ कुछ देर। निशांत उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तू कहीं कैद है। श्रेया धीरे से बोलती है, हाँ एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ और गलती से हुई शादी की सजा भुगत रही हूँ। निशांत, क्या कहा तूने? कुछ नहीं भैया, अब मुझे खाने दो।
निशांत फिर उससे कोई सवाल नहीं करता। श्रेया भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में चली जाती है। शाम का समय, श्रेया और नीलम शॉपिंग के लिए चले गए थे। श्रेया एक बहुत ही बड़े मॉल के बाहर टैक्सी रोकने बोलती है और टैक्सी से उतर जाती है। नीलम भी उसके पीछे उतरती है। नीलम उस बड़े से मॉल को देखते हुए बोलती है, श्रेया तू यहाँ क्यों आ गई? श्रेया, तो और कहाँ जाना था भाभी? हम शॉपिंग करने आए हैं ना, तो चलो आज मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ इस मॉल से। आपको जो चाहिए आप ले लेना, बिल्कुल भी प्राइस मत देखना, सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। नीलम श्रेया की बात सुनकर उससे बोलती है, अरे पर श्रेया तू नहीं जानती, यहाँ पर बहुत ही महंगी चीजें मिलती है। वो सारी चीजें हम मार्केट से भी जाकर सस्ते दामों में और दाम कम करवा कर भी ले सकते हैं, पर यहाँ एक ही फिक्स प्राइस में चीजें मिलती है। श्रेया, भाभी मैंने कहा ना आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको जो चीज पसंद है वो आप ले लेना, आज का सारा पेमेंट मैं करूंगी। नीलम, अच्छा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? श्रेया, मैंने आपको बताया तो था कि मैं जॉब करने लगी हूँ, वो भी रुद्र प्रताप सिंह की कंपनी में। तो आपको क्या लगता है कि मुझे वो छोटा मोटा सैलरी देता है? नहीं भाभी, वहाँ काम करना मतलब लाइफ सेट, और आपको पता है वहाँ की सैलरी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैंने वहीं से बचाए थे पैसे ताकि मैं जब यहाँ आऊँ तो हम दोनों शॉपिंग करने जाए। अब चलिए अंदर चलिए, रोड पर ही खड़े रहकर सारी बातें करेंगे क्या? नीलम मुस्कुराकर टैक्सी वाले को पैसे देती है। दोनों फिर मॉल के अंदर आ जाते हैं। नीलम अंदर से मॉल को देखने लगती है। अंदर से भी मॉल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। नीलम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। श्रेया भी पहली बार उस मॉल में आई थी। वो उस मॉल को चारों तरफ से देख रही थी। वहीं दो आंखें श्रेया को लगातार घूर रही थी। एक आदमी श्रेया को बहुत देर से देख रहा था। जब से श्रेया टैक्सी से उतरकर मॉल के अंदर गई थी तब से वो आदमी श्रेया को देख रहा था। वो आदमी किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से किसी की सख्ती भरी आवाज आती है, क्या हुआ बोल? आदमी, रोनित सर, आपकी मैडम यहाँ अपनी भाभी के साथ मॉल में आई हुई है। रोनित, क्या? ये तो क्या बोल रहा है बिट्टू? बिट्टू रोनित का खास आदमी था। रोनित ने उसे श्रेया के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। बिट्टू रोनित से बोलता है, हाँ सर सही बोल रहा हूँ, सुबह आपको घर से बाहर निकाल दिया था ना उन दोनों भाई बहनों ने, और उस श्रेया ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। आप कहो तो अभी उसे उठाकर अपने बंगले में ले आता हूँ। रोनित बिट्टू की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अपने और आदमियों को भेजता हूँ मॉल। आज की रात तो मैं अपनी जान श्रेया के साथ बिताऊंगा। बिट्टू के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल कट कर देता है। रोनित भी कॉल काट कर अपने बिस्तर की तरफ देखता है। उसके बिस्तर पे दो लड़कियां बैठी हुई थी। रोनित उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, आज तुम दोनों की जरूरत नहीं है। आज इस बिस्तर पर श्रेया रहेगी मेरे साथ, और कोई नहीं। इतना बोलकर वो नोटों की गड्डी उन लड़कियों की तरफ फेंक देता है। वो दोनों लड़कियां उठकर नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रोनित फिर दीवार पर लगे श्रेया की तस्वीर को देखकर बोलता है, आज तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, फिर बहुत ही जल्द मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। जहाँ श्रेया और नीलम शॉपिंग कर रहे थे वहाँ मॉल में बहुत सारी चीजें मौजूद थी जो आज तक नीलम ने देखी तक नहीं थी। श्रेया को भी वो चीजें दिखा रही थी। करीब 2 घंटे के बाद नीलम और श्रेया की शॉपिंग पूरी होती है और दोनों काउंटर पर आते हैं। नीलम श्रेया के कान में धीरे से बोलती है, श्रेया मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही चीजें ले ली है, पर अब मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बिल आने वाला है, मुझे घबराहट हो रही है। श्रेया उसे समझाते हुए बोलती है, भाभी मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और बिल की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा बिल मैं भर दूंगी। थोड़ी देर के बाद श्रेया का भी नंबर आता है। वो सारा सामान काउंटर पर रख देती है। काउंटर वाला पहले सारी चीजें चेक करता है और उसके बाद बिल बनाता है। बिल पूरे 5 लाख का आया था। 5 लाख का नाम सुनकर नीलम को तो चक्कर आने लगते हैं। आज से पहले तो उसने 5,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं की थी, और 5 लाख तो उसने सपने में भी नहीं देखे होंगे। उसे अब ये लगने लगा था कि श्रेया बिल नहीं भर पाएगी और फिर उन दोनों की बहुत बेइज्जती होने वाली है। श्रेया अपने पर्स से कार्ड निकालती है और काउंटर वाले के सामने कार्ड आगे कर देती है। वो काउंटर वाला उस कार्ड को ध्यान से देखता है, फिर अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भी आकर उस कार्ड को देखता है और फिर हैरानी से श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट थी। मैनेजर श्रेया से बोलता है, सॉरी मैडम, आप दोनों खड़ी क्यों है? आप दोनों कुछ लेंगी? नीलम मैनेजर का अचानक से ऐसा बोलना सुनकर हैरान हो जाती है। वो भी श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से बिल पेमेंट कर दो, फिर हमें जाना भी है। मैनेजर,
जी मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपनी कार भेजेंगे आपको घर तक छोड़ने के लिए। श्रेया, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, थैंक यू सो मच। मैनेजर फिर जल्दी से बिल पेमेंट करता है और अपना सर श्रेया के सामने झुका लेता है। श्रेया मुस्कुराकर नीलम का हाथ थामकर बोलती है, भाभी बाहर चलो, मैनेजर साहब हमारी चीजें बाहर टैक्सी तक पहुंचा देंगे। क्यों? मैनेजर श्रेया की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हिलाकर बोलता है, जी मैडम, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आप लोगों का सामान लेकर बाहर आता हूँ। श्रेया फिर मुस्कुराते हुए नीलम के साथ वहाँ से चली जाती है। वही काउंटर वाला मैनेजर को धीरे से बोलता है, सर कौन थी ये मैडम और ये कार्ड? मैनेजर काउंटर वाले को गुस्से से बोलता है, बेवकूफ, तू नहीं जानता, ये रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है, ये चाहे ना तो खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद सकती है। अब चल मदद कर मेरी ये सारा सामान उठाने में। काउंटर वाला रुद्र का नाम सुनकर ही घबरा गया था। वो और मैनेजर जल्दी से सारा सामान उठाने लगते हैं और फिर दोनों श्रेया और नीलम के पीछे चल देते हैं। श्रेया और नीलम मॉल के बाहर आते हैं। उनके पीछे मॉल का मैनेजर और स्टाफ उन दोनों का बैग हाथ में पकड़े हुए आ रहे थे। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी आप टैक्सी रोको। नीलम टैक्सी रोकने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी दो लड़के आकर श्रेया के सामने खड़े हो जाते हैं। श्रेया उन लड़कों को देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए भाई साहब? श्रेया की बात सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तू चाहिए, तुझे ले जाने आए हैं। श्रेया, क्या? पर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? दूसरा लड़का बोलता है, हमारे सर का हुक्म है कि हम तुम्हें उनके पास ले जाएं। वो आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। श्रेया उस लड़के की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, कौन है तुम्हारा बॉस? पहला लड़का हंसते हुए बोलता है, रोनित कपूर, याद आया नाम? श्रेया रोनित का नाम सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, हटो रास्ते से, मुझे कहीं नहीं जाना। पहला लड़का श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तो चुपचाप से चलकर कार में बैठ जाओ, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। श्रेया गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारती है और अपनी उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रख देता है और श्रेया को अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी नीलम वहां जाती है और श्रेया को उन लड़कों के साथ देखकर बोलती है, ये लोग कौन है? श्रेया गुस्से में बोलती है, इन्हें रोनित ने भेजा है मुझे जबरदस्ती उठाने के लिए। नीलम ये सुनकर गुस्से में बोलती है, ए चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो दोनों लड़के नीलम की बात सुनकर गुस्से में अपना अपना गन निकाल लेते हैं और नीलम के सर पर गन रख देते हैं। श्रेया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उनसे बोलती है, ये क्या कर रहे हो? गन हटाओ वरना गोली चल जाएगी। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, गाड़ी में बैठ चुपचाप से, वरना अभी तेरी प्यारी भाभी का भेजा यही उड़ा देंगे हम, और हमें पुलिस का कोई डर नहीं है। अरे हमारे सर के जेब में पुलिस रहती है, और अगर तेरी भाभी मर भी जाएगी ना तब भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और हम तभी भी जेल नहीं जा पाएंगे। मैनेजर और मॉल का स्टाफ भी ये सब देख रहे थे। मैनेजर स्टाफ से बोलता है, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ये सामान यहीं रखो और जल्दी से मॉल के अंदर चलो, हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। स्टाफ मैनेजर की बात सुनकर श्रेया का सामान वहीं रखकर तुरंत मॉल के अंदर चले जाते हैं। श्रेया नीलम को देख रही थी। नीलम रोते हुए बोलती है, श्रेया मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना है, अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहती, श्रेया कुछ तो कर। श्रेया नीलम को समझाते हुए बोलती है, ठीक है भाभी आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखकर, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब गन मेरे भाभी के सर से हटाओ। दोनों लड़के श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और नीलम के सर से गन हटा देते हैं। नीलम की जान में जान आती है, वो लंबी सांस लेने लगती है। श्रेया फिर जाकर उन लड़कों की कार में बैठ जाती है। वो लड़के भी श्रेया के साथ पीछे बैठ जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, गाड़ी बंगले में ले चल। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बंगले की तरफ मोड़ देता है। नीलम जल्दी से निशांत को कॉल करके सारी बात बता देती है। वही कार में वो लड़के श्रेया को घूर कर देख रहे थे। एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, यार ये तो बहुत खूबसूरत है, अब समझ आया कि हमारे सर इसके पीछे इतना पागल क्यों है। दूसरा लड़का बोलता है, सही कहा, आज की रात तो सर की बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाली है। ये बोलकर दोनों लड़के पागलों की तरह हंसने लगे। श्रेया बस उन दोनों को गुस्से में देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। पहला लड़का हंसते हुए श्रेया से बोलता है, तू थोड़ी देर पहले मॉल के बारे में क्या बोल रही थी कि हम तुझे नहीं जानते कि तू कौन है? अरे तुझे अच्छे से जानते हैं हम, तेरे भाई का छोटा सा मिठाई का दुकान है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारे रोनित सर का दिल आ गया है तेरे पे, वरना तू जैसी दो कौड़ी की लड़की की क्या औकात है उनके सामने।
श्रेया उन लड़कों की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। तभी अचानक से कार झटके से रुक जाती है। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, अबे साले, कार क्यों रोका? ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, सर सामने देखिए। दोनों लड़के और श्रेया सामने की तरफ देखते हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के सामने करीब 25 से 30 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए खड़े थे और उन सब ने कार को रोका था। वो दोनों लड़के इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये इतने सारे बॉडीगार्ड किसके हैं? श्रेया भी उन बॉडीगार्ड्स को ध्यान से देख रही थी। एक बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, सब अभी के अभी कार से बाहर निकलो। दोनों लड़के, ड्राइवर और श्रेया कार से बाहर निकल जाते हैं। एक बॉडीगार्ड श्रेया के पास आकर अपना सर झुकाकर बोलता है, मैडम आप चलकर उस काली वाली कार में बैठिए, इनको तो हम देख लेंगे, हम रुद्र सर के बॉडीगार्ड्स हैं। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। श्रेया फिर सामने लगे बहुत ही महंगे काले कलर की कार में जाकर बैठ जाती है। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। श्रेया फिर सामने लगे बहुत ही महंगे काले कलर की कार में अंदर जाकर बैठ जाती है। कार के अंदर एक लैपटॉप था जो ऑन था, उसमें रुद्र की तस्वीर नजर आ रही थी। श्रेया लैपटॉप को देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, श्रेया कौन थे वो लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? श्रेया रुद्र को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। वो फिर हकलाते हुए बोलती है, रुद्र आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक अंगूठी पहनाई थी? श्रेया अपने महंगे अंगूठी की तरफ देखती है। आखिर वो इस अंगूठी को कैसे भूल सकती थी? श्रेया जब अपने घर जा रही थी तो रुद्र ने उसे एक अंगूठी पहनाई थी और उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने उस अंगूठी को निकाला तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय श्रेया को रुद्र की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। श्रेया अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ रुद्र याद है मुझे कि आपने आते समय अंगूठी मुझे पहनाई थी। कहा था कि मैं इस अंगूठी को बिल्कुल ना निकालूं वरना आप मुझे सजा देंगे। रुद्र, हाँ चलो तुम्हें मेरी बात तो याद है, बिल्कुल सही कहा तुमने। इस अंगूठी में मैंने ट्रैकर फिट करवाया है ताकि तुम जहाँ भी जाओगी ना तो मुझे पता चल जाएगा और अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो अंगूठी का रंग लाल हो जाएगा। और यहाँ मैंने भी ऐसे सेम अंगूठी पहनी है जो लाल रंग मेरे अंगूठी में दिखने लगेगी। लाल रंग से मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने अंगूठी की तरफ देखती है जो सच में हल्की लाल थी। रुद्र उससे बोलता है, अब तुम मुसीबत में नहीं हो इसलिए ये अंगूठी भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कौन थे वो लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, वो भी अकेले? श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, रुद्र मैं अकेली नहीं आई थी, मैं अपनी भाभी के साथ आई थी शॉपिंग करने, पर ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि आपके बॉडीगार्ड सही समय पर आ गए। थैंक यू रुद्र। पहले आपने जब मुझे ये अंगूठी पहनाई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि खुशी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने ये अंगूठी पहन कर रखी थी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं निकालूंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, वो तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि तुमने अपने परिवार वालों को हमारे शादी के बारे में बताया या नहीं? श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजर झुका लेती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। वो उससे बोलता है, अच्छा मतलब तुमने अभी तक नहीं बताया, ठीक है मैं आ रहा हूँ परसों तुम्हारे पास। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर अभी मुझे 2 दिन ही तो हुए हैं, मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकना चाहती हूँ। रुद्र मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं वहाँ आऊंगा और तुम्हारे परिवार को खुद बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे साथ वहाँ 1 हफ्ते रुकूंगा भी। मैं भी तो अपने ससुराल वालों से मिलना चाहता हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोलती है, क्या आप यहाँ रहने आ रहे हैं? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि आपको अपने बड़े से मेंशन में फुल एसी में रहने की आदत है, पर मेरे घर में ना वो आपको गद्देदार बेड मिलेंगे, ना ही एसी मिलेगा और ना ही वो सारी सुख सुविधाएं जो आपको आपकी मेंशन में मिलती है। सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता आप यहाँ 1 हफ्ते तक भी रुक पाएंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रह लूंगा, और वैसे भी मुझे वहाँ तुम्हारे साथ रहना है। तुम वहाँ रहोगी ना मेरे करीब?
तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे साथ रहने से जो सुकून मिलता है ना, वो सारे सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी नहीं मिलता। तुम नहीं जानती कि यहाँ मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। अब तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। पता नहीं इन कुछ दिनों में तुमने क्या जादू कर दिया मुझ पर। मैंने सोच लिया है, अब जब भी जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर खोसी गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं रुद्र के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट थी। श्रेया को भी धीरे धीरे अब रुद्र पसंद आने लगा था। रुद्र का नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन भी अब धड़कने लगी थी। उसे भी धीरे धीरे रुद्र से प्यार होने लगा था। रुद्र ने जब उससे ये कहा कि वो परसों आ रहा है, तो श्रेया की धड़कन तेजी से धड़कने लगी थी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। अब वो भी रुद्र से मिलना चाहती थी। रुद्र फिर एक मैसेज करता है। उसके मैसेज करने के बाद कार का ड्राइवर कार के अंदर आ जाता है और कार स्टार्ट करके श्रेया के घर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र अभी भी श्रेया को ही देख रहा था और श्रेया भी खोई हुई थी, उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कार थोड़ी देर के बाद श्रेया के घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर घबराते हुए बोलता है, मैडम वो आपका घर आ गया। श्रेया बाहर अपने घर की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊं? रुद्र, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का। मन कर रहा है कि बस तुम्हें यूं ही सारी रात देखता रहूं। पर ठीक है, 2 दिन के बाद आ ही रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। जाओ, अभी तुम जाकर आराम करो। श्रेया अपना सर हिलाकर कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी देवकी जी पर जाती है। देवकी जी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्रेया उन्हें रोता हुआ देखकर घबराते हुए उनके पास जाती है और उनके करीब बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, माँ क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? देवकी जी श्रेया को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उसे अपने गले लगाते हुए बोलती है, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? श्रेया, नहीं माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आपके सामने तो बैठी हूँ। देवकी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, पर नीलम का कॉल आया था। उसने बताया कि कुछ लोग तुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। वो लोग रोनित के आदमी थे। तेरी ये खबर सुनकर निशांत भी तुझे खोजने के लिए निकला है। कितनी देर हो गई पर वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि रोनित तेरे साथ कुछ कर न दे। श्रेया देवकी जी की बात सुनकर तुरंत निशांत को कॉल लगाती है, पर निशांत का कॉल लग ही नहीं रहा था। श्रेया फिर नीलम को कॉल लगाती है, पर नीलम का कॉल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। श्रेया घबराते हुए बोलती है, कहीं भाई रोनित के घर न चले जाए। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ निशांत और नीलम रोनित के घर के बाहर खड़े थे। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। निशांत लगातार चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोनित अपने गार्ड के साथ बाहर आता है। निशांत उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर 2 गार्ड्स उसे रोनित से अलग करते हैं। निशांत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कहाँ है मेरी बहन? तेरे आदमी उसे उठाकर ले गए थे। बता कहाँ रखा है तूने उसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो। बता कहाँ है मेरी बहन? रोनित उसके पास आकर उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए बोलता है, शांत हो जा समझा। मुझे नहीं पता तेरी बहन कहाँ है, वो मेरे पास नहीं है। निशांत उसकी बात सुनकर उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे रोनित कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तुझे तो मैं। उसने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि तभी नीलम उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार जो मेरे पति को छुआ भी तो तेरी मैं जान निकाल लूंगी। बता कहाँ है श्रेया? तेरे आदमी मेरी आंखों के सामने ही उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आए थे। रोनित नीलम को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है भाभी जी, आप तो अपने पति की रक्षक बन रही है, पर मैं भी देखता हूँ कि आप इसे कब तक बचाती है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं नहीं मारूंगा आपके पति को, क्योंकि अब आपके पति को पुलिस मारेगी। ये बोलकर वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। रोनित पुलिस से झूठ बोलता है कि निशांत उसके घर उसे मारपीट करने आया है। निशांत भी पुलिस के सामने ये बोलता है कि रोनित ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है। पर रोनित शहर का सबसे अमीर आदमी था, इसीलिए पुलिस निशांत की बात ना मानकर रोनित की बात मानते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। नीलम भी उसके साथ चली जाती है। पुलिस वाले फिर निशांत को लॉकअप के अंदर डालकर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। नीलम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो ऐसा ना करे, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। एक पुलिस वाला नीलम से बोलता है, तुम चुपचाप से अपने घर जाओ, वरना इसके साथ तुम्हें भी लॉकअप के अंदर डाल देंगे। चलो जाओ यहाँ से। नीलम फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर आती है। घर पर श्रेया लगातार नीलम और निशांत को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी।
नीलम जब घर के अंदर आती है तो श्रेया को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो उसके पास आकर उससे बोलती है, श्रेया तू घर कैसे पहुंची? तुझे तो वो लोग अपनी कार में बैठा कर ले गए थे ना, फिर तू घर कैसे पहुंची? श्रेया, भाभी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ भैया कहाँ है? मैं आप दोनों को कब से कॉल कर रही थी पर आप दोनों का कॉल ही नहीं लग रहा था। भैया कहाँ है? इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखती है। देवकी जी नीलम से बोलती है, नीलम क्या हुआ? निशांत कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आया क्या? नीलम देवकी जी और श्रेया का सवाल सुनकर रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाती है। देवकी जी उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर घबराते हुए बोलती है, नीलम तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हुआ है? कहाँ है मेरा निशांत? नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। देवकी जी नीलम से बोलती है, चल अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो लोग कैसे बिना कोई गलती के निशांत को जेल में डाल सकते हैं? चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। नीलम, हाँ माँ चलिए चलते हैं। वो दोनों जाने लगती है पर श्रेया उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोक देती है। वो फिर देवकी जी से बोलती है, माँ आप यहीं रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि भैया को मैं जेल से निकलवा कर ही रहूंगी। भैया को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप घर पर ही रहो, हम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं आपको कॉल करके सब बताती हूँ। देवकी जी, पर तेरे जाने पर भी उन लोगों ने निशांत को नहीं छोड़ा तो? छोड़ेंगे माँ, जरूर छोड़ेंगे। आप घर पर ही रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ। इतना बोलकर श्रेया और नीलम वहाँ से निकल जाती है। देवकी जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी निशांत की। थोड़ी देर के बाद नीलम और श्रेया पुलिस स्टेशन पहुँचती है। दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। नीलम जल्दी से जेल तक जाती है और अंदर की तरफ देखती है। अंदर निशांत बेहोश पड़ा था, उसे बहुत मारा गया था और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। श्रेया भी वहाँ आ जाती है और वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्से में बोलती है, मेरे भैया को इतना किसने मारा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? एक पुलिस वाला नीलम और श्रेया को देखकर गुस्से में बोलता है, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? अभी निकालो दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को बिना गलती के यहाँ लाने की और इतनी बुरी तरह से मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी के अभी मेरे भैया को छोड़ो और उन्हें जेल से बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो पुलिस वाला श्रेया को ऊपर से नीचे की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, है कौन तू जो मुझे धमकी देने की गलती कर रही है? तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? और तेरा ये भाई, इससे तो अभी और मार पड़ने वाली है। अभी तो ये बेहोश हो गया है, पर एक बार इसे होश में आने दे, फिर इसे इतना मारूंगा कि इसकी जान चली जाएगी। ये रोनित सर के बंगले में जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। रोनित सर ने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। ये तो अब इसी जेल में मरेगा और तुम दोनों को अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों के साथ क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और उसे उंगली दिखाकर बोलती है, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि मेरे भैया को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी और फिर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। वो पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर हंसने लगता है और आसपास के लोग भी ये सुनकर हंसने लगते हैं। श्रेया उन सबको गुस्से में देखती है। वो पुलिस वाला श्रेया से बोलता है, अच्छा तू मुझे सस्पेंड करवाएगी? अरे है कौन तू जो मुझे सस्पेंड करवा सके? मैं रोनित सर के लिए काम करता हूँ, उनके इशारे पर ये पूरा शहर और यहाँ की सिस्टम चलती है। चल मैं देखता हूँ कि तू क्या कर सकती है। नीलम रोते हुए उस पुलिस वाले के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें इलाज की जरूरत है, वरना वो मर जाएंगे। वो पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है, उसे मारने के लिए ही तो लाए हैं, चलो निकलो दोनों यहाँ से। नीलम बेबसी भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी 1 मिनट, मैं अभी आई। इतना बोलकर वो पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है और किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। करीब 2 मिनट के बाद उस पुलिस वाले को कॉल आता है। वो नंबर देखकर घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो चीफ मिनिस्टर सर का कॉल आ रहा है। वो फिर जल्दी से कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है। वो पुलिस वाला अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी अगर नौकरी चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज सर।
उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था। 5 मिनट कॉल में बात करने के बाद वो कॉल रख देता है और अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। श्रेया उसके चेहरे के बदलते भावों को ही देख रही थी। वो पुलिस वाला फिर श्रेया की तरफ देखकर उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी आपके भाई को हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी और यही तुम्हारी सजा है कि अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें? अब जाओ अपने रोनित सर के पास और उसे जाकर बोलो, अगर वो तुम्हारी नौकरी दोबारा तुम्हें दिलवा सकता है तो दिलवा कर दिखा दे। वो पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। तभी कुछ गार्ड्स पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। हवलदार गार्ड को देखकर जल्दी से जेल का दरवाजा खोल देता है। गार्ड्स फिर जेल के अंदर जाते हैं और श्रेया के भाई को उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। श्रेया फिर नीलम से बोलती है, चलिए भाभी, अभी हॉस्पिटल चलना है। नीलम उसकी बात सुनकर उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जल्दी से ठीक हो जा और घर चलते हैं। निशांत नीलम की ये बात सुनकर हैरानी से बोलता है, पर ये सब हुआ कैसे? नीलम उसे सारी बात बताती है। निशांत फिर श्रेया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, श्रेया, तूने कैसे किया ये सब? किसे कॉल किया था तूने? श्रेया, भाई मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, फिर आपको आराम से मैं सारी बात बताऊंगी। देवकी जी भी निशांत से बोलती है, हाँ निशांत बेटा, तू पहले ठीक हो जा, बातें बाद में होती रहेगी। निशांत फिर कुछ नहीं बोलता। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे। रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और श्रेया की आंखों में गुस्सा उतर आता है। निशांत सबसे बात कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे। रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और श्रेया की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रोनित अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर आता है। फूल का गुलदस्ता निशांत के सामने बढ़ाकर बोलता है, साले साहब, ये फूल लाया हूँ आपके लिए। फिर निशांत को ऊपर से नीचे एक नजर देखते हुए बोलता है, कितनी बुरी तरह से मारा ना उन पुलिस वालों ने आपको। कितने बुरे हैं ना वो लोग। मैंने तो बस इतना कहा था कि आपको एक रात जेल में डालें, पर उन लोगों ने आपको मारा। आप मुझे माफ कीजिएगा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता। पर जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं तुरंत आ गया आपसे मिलने, और देखिए आपके लिए फूल भी लाया हूँ। इतना बोलकर वो निशांत के सामने एक गुलदस्ता बढ़ा देता है। निशांत उसके हाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर फेंकते हुए गुस्से में बोलता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया। चल निकल यहाँ से, और मुझे तेरी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। एक तो तेरे कारण मुझे पुलिस वाले उठा कर ले जाते। तूने ही उनसे कहा था मुझे मारने के लिए, और अब नाटक कर रहा है। चल जा यहाँ से, अपने लोगों को लेकर चला जा, और अगर दोबारा अपना चेहरा दिखाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रोनित निशांत की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, साले रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी मार खाई तूने, यहाँ तक कि तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पर फिर भी तेरे ये तेवर कम नहीं हुए ना। अभी भी मुझसे आंखें दिखाकर बातें कर रहा है। भूल मत, अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे इसी हॉस्पिटल में अभी मरवा सकता हूँ, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीफ तरीके से बात कर रहा हूँ तो शराफत रास नहीं आ रही है तुझे। इतना बोलकर वो निशांत का गला पकड़ लेता है। तभी श्रेया उसका हाथ निशांत के गले से हटाती है और उसके गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। रोनित के आदमी ये देखकर अपनी अपनी गल निकाल लेते हैं। रोनित भी अपना हाथ अपने गाल पर रखकर श्रेया को गुस्से में देखने लगता है। श्रेया उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की? और क्या सोचकर तू ये हॉस्पिटल में आया है? चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तुझे इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा दूंगी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? रोनित श्रेया की बात सुनकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ देता है। ये देखकर नीलम और देवकी जी उसकी तरफ आने लगते हैं, पर रोनित के आदमी उन दोनों के सर पर गन पॉइंट करके उन्हें रोक देते हैं। निशांत भी उठने की कोशिश करने लगता है, पर उसे बहुत चोट आई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में बोलता है, रोनित छोड़ मेरी बहन को, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रोनित गुस्से में बोलता है, बहुत प्यार से समझा लिया तुम लोगों को, पर तुम दोनों भाई बहन को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आ रही है। तुम दोनों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हो।
फिर श्रेया की तरफ देखकर, और तू बहुत जुबान चला रही है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया, पर अब नहीं। फिर अपने आदमियों से बोलता है, इन सब को ले जाओ और अड्डे पर ले जाकर बंद कर देना, और इस श्रेया को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज रात को हमारी शादी होगी। रोनित के आदमी नीलम जी, देवकी जी और निशांत को वहां से ले जाने लगते हैं। श्रेया रोनित को धक्का देती है और तुरंत कमरे के बाहर आकर रुद्र के गार्ड्स को आवाज लगाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी रोनित भी पीछे से बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, चल अब मेरे साथ चल। ये बोलकर वो श्रेया को भी अपने साथ ले जाता है। आधे घंटे बाद रोनित की कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। रोनित की कार से निकलकर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार से निकालकर बंगले में ले जाता है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और उन्हें ही देख रहे थे। श्रेया उससे गुस्से में बोलती है, रोनित ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तू नहीं जानता कि तू अपने साथ अपनी मौत को बुला रहा है। देख अभी भी तेरे पास वक्त है, मुझे छोड़ दे और मेरे परिवार को भी, वरना तू बहुत बुरी मौत मरेगा। रोनित इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। श्रेया डर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। रोनित उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, तुम मेरी मौत की चिंता मत कर, अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। आज रात को हमारी शादी है, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वो कैसे इंसान है। अब तक तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ बंगले पर ले आया है। अब तू सोच वो तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जो भी मुझे बुरी तरीके से छूता है, तो अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। रोनित उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। आज रात को हमारी शादी है, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। श्रेया रोनित की बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वो कैसे इंसान है। अब तक तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ अपने बंगले पर ले आया है। अब तू सोच वो तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मुझे गलत तरीके से छुए। अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। वो कुछ सोचने लगता है, फिर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो श्रेया के पास आकर उसका बाल पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? वो रुद्र प्रताप सिंह तुझसे शादी करेगा। तू जानती भी है रुद्र प्रताप सिंह को? वो तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की से बात तो छोड़, देखना तक पसंद नहीं करता है। हाँ मैं मानता हूँ कि तू भी दिल्ली में रहती है, पर तू वहाँ पढ़ाई करने गई थी। ये तो मैंने पहली बार सुना कि तूने वहाँ रुद्र प्रताप सिंह से शादी कर ली है और उसकी पत्नी है। इतना बड़ा झूठ तू सोचती है कि मैं मान लूंगा? कभी नहीं। श्रेया भी उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दे, वरना रुद्र प्रताप सिंह मेरे पति तुझे दर्दनाक मौत देंगे। रोनित ये सुनकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे श्रेया बेड पर गिर जाती है। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बकवास। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। थोड़ी देर में मैं लड़कियों को भेज रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। चुपचाप से बिना नखरे किए मेहंदी लगा लेना। कोई भी होशियारी मत करना, वरना सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। श्रेया की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके बोलती है, रुद्र जल्दी से आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज रुद्र। कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां कमरे के अंदर आती हैं। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी। वो लड़कियां श्रेया के सामने आकर बैठ जाती हैं और उससे बोलती हैं, मैम अपना हाथ आगे कीजिए, हमें मेहंदी लगानी है। श्रेया, क्या मुझे तुम लोगों का मोबाइल मिल सकता है? वो लड़कियां श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एक लड़की श्रेया से बोलती है, सॉरी मैडम, यहाँ आने से पहले हमारे सारे मोबाइल ले लिए गए और ये कहा कि जब वापस आएंगे तो हमें मोबाइल दे दिया जाएगा। हमारे पास अभी मोबाइल नहीं है।
श्रेया उनकी ये बात सुनकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अगर वो रोनित की बात को नहीं मानती तो रोनित उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। थोड़ी देर के बाद श्रेया के हाथों में मेहंदी लग जाती है। वो लड़कियां फिर कमरे से बाहर आती है। रोनित उन्हें पैसा देता है और कमरे के अंदर आकर कमरे का दरवाजा लगा देता है। श्रेया उससे गुस्से में देख रही थी। रोनित उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है तुम्हारे इन हाथों में, और इसमें मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है ना? श्रेया उसे कुछ नहीं बोलती और अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है। रोनित फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है, पर श्रेया अपना हाथ झटक देती है। रोनित ये देखकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अभी जितना नखरा दिखाना है दिखा लो, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। श्रेया उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है अभी। रोनित बेड पर लेटते हुए बोलता है, अभी नहीं जान, अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ, कल शादी है, वो लोग आएंगे ना तब देख लेना और मिल भी लेना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें उनसे कभी मिलने नहीं दूंगा। चलो आओ अब सो जाओ। इतना बोलकर वो कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया उसकी तरफ देखती है। रोनित गहरी नींद में सो चुका था। श्रेया जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, पर दरवाजा पासवर्ड से लॉक था। श्रेया ये देखकर गुस्से में रोनित की तरफ देखती है। उसका मन कर रहा था कि वो नींद में ही उसे मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो फिर पासवर्ड ट्राई करने लगती है, पर पासवर्ड गलत टाइप करने के कारण सायरन बजने लगता है। श्रेया सायरन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो और पासवर्ड ट्राई करने लगती है। वो जितनी बार गलत पासवर्ड ट्राई कर रही थी, सायरन की आवाज उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी रोनित की भी नींद खुल जाती है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया भी उसे गुस्से में देखती है और उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। रोनित गुस्से में बोलता है, कहाँ भाग रही हो? नहीं खुलेगा दरवाजा जब तक मैं ना चाहूँ। इतना बोलकर वो उसे खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है।